मिडल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कौन से देश को कहते हैं, या फिर गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं, या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल किन देशों का समूह है। आइए मेरे साथ, मैं हूं अरुण कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। और ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। ये हमारी मैप ऑफ वेस्टर्न एशिया से रिलेटेड वीडियो है। ये देखिए, ये जो आपको इस कोने में अर्थ पे ग्लोब पे दिख रहा है, ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट एशिया, और इसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसका अरेबियन पेनिनसुला वाला पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे। ये है ईरान, यहाँ पे आपको दिखेगा इराक, यहाँ पे दिखेगा सीरिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है तुर्की जो कि एक बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है। यहाँ पे आपको 3 देश दिखाई देंगे। इन 3 देशों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है काकेशियन कंट्रीज या काकेशियन स्टेट। कौन कौन से देश हैं यहाँ पे है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अपने ग्लोब में या एटलस में देखिए, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से काकेशस कंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है काकेशस, जो कि ब्लैक सी को, ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है और ये कैस्पियन सागर आपको दिख रहा है। मैं इन पे डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ब्लैक सी को काकेशस पर्वत श्रृंखला जो है वो कैस्पियन सागर से जोड़ देती है। और 3 देश यहाँ पे पड़ते हैं जो कि यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो 3 देश यहाँ पे भी आए जो कि काकेशस देश हैं। नीचे आपको दिखेगा सीरिया, और यहाँ पे देखेंगे आपको छोटे छोटे 5 देश। देखिए, ये जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड देश है जिसका नाम है, आप मुझे बताइए क्या नाम है। ये जो छोटा सा देश दिख रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको और देश दिखाई देंगे। देखिए, ये आपको दिख रहा है लेबनान, उसके नीचे दिख रहा है आपको इजराइल, उसके इजराइल के पास में आपको दिखेगा नीचे यहाँ पे दिखेगा पैलेस्टाइन, इजराइल के अंदर ये दिख रहा है आपको जॉर्डन। ये 5 देश हैं, यहाँ पे 5 देश हैं। ये भी हमारे वेस्टर्न एशिया का ही हिस्सा हैं, ठीक है। ये जो आपको आइलैंड कंट्री दिख रहा है, इसका नाम है, बताइए क्या है, आपने कमेंट किया है तो जी हाँ, इसका नाम है साइप्रस। ये साइप्रस एक आइलैंड देश है जो कि एशिया का ही हिस्सा है। भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले एशिया के देश, आप मेरी वीडियो मेडिटेरियन सी में जाकर डिटेल से देख सकते हैं, यही देश है वो, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है एक पेनिनसुला जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। देखिए, ये जगह 3 तरफ से पानी से घिरी है तो इसको हम कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में जो देश आ रहे हैं, देखिए सऊदी अरेबिया यहाँ पे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे दिखाई देगा आपको यमन, यहाँ पे ओमान, यहाँ पे दिखाई देगा आपको UAE, ये दोहा, यहाँ और एक छोटा सा देश है बहराइन, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको कुवैत। तो कुल मिला के इतने देश आते हैं वेस्टर्न एशिया में, इसे कहा जाता है वेस्टर्न एशिया। तो इस वेस्टर्न एशिया में जो देश हैं उनमें से आज हम अरेबियन पेनिनसुला को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको जगह को हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक देश है इजिप्ट, ये आपको देखा है, यहाँ पे ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये जगह है इजिप्ट, ठीक है। ये छोटा सा आपको ट्रायंगल वाला जगह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का हिस्सा है लेकिन एशिया में पड़ता है। तो ये पूरा इजिप्ट है। अगर मैं इस मैप में से इन 3 देशों को हटा दूं, कौन से देश जो काकेशस कंट्रीज हैं, कौन से, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान, इन 3 देशों को हटा के और इसमें सम्मिलित कर देते हैं इजिप्ट को भी, तो जो मैप बन जाएगा उसे हम कहेंगे मिडिल ईस्ट। मतलब ये 3 हटा के इजिप्ट को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट। इसको मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? देखिए, 16वीं-17वीं शताब्दी में जो कॉलोनाइजेशन की इरा था, यूरोप के देशों की पूरी कॉलोनियाँ थीं पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ से जो 0 डिग्री जाता है, कौन सा 0 डिग्री क्या है, ये लॉन्गिट्यूड, इसके इधर वाली जगह को यूरोपियंस ने कहा ईस्ट और इधर कहा वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट को भी उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया। जो उनके पास में था उसे उन्होंने कहा नियर ईस्ट, अगर हम इसको बोलें तो इसको कहा उन्होंने नियर ईस्ट, इसको कहा मिडल ईस्ट और इस जगह को बोला उन्होंने फार ईस्ट। तो मिडल ईस्ट जो है यूरोपियंस ने अपने हिसाब से इसको बोला है, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम इस जगह को मिडल ईस्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेस्टर्न एशिया। हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के संबंध के हिसाब से हम देख रहे हैं, मिडल ईस्ट जो है यूरोपियंस इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट। मैंने आपको बता दिया मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया के देशों में थोड़ा सा ही अंतर है, इजिप्ट वाला। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है मैप ऑफ एशिया पार्ट 2, आज की तारीख है 31 दिसंबर 2021।
जिसमें हम कवर करने वाले हैं वेस्टर्न एशिया या मिडल ईस्ट, और उसमें से भी हम कवर करेंगे अरेबियन पेनिनसुला। मैंने आपको बता दिया कि वेस्टर्न एशिया में इतने सारे देश आते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। मैप में देखिए आप, मैं दिखा चुका हूँ। आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है काकेशियन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे काकेशस पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद टर्की, सीरिया, साइप्रस। साइप्रस एक जो है क्या है, आइलैंड है, द्वीपीय देश है भूमध्य सागर के अंदर। टर्की एक बाइकॉन्टिनेंटल कंट्री है। लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन, इन तीनों के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इनमें जो इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहता है, ठीक है। उसके बाद ईरान, यमन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, ये सारे के सारे देश किस में हैं, वेस्टर्न एशिया में हैं। इसमें से काकेशस के 3 को हटाइए और इजिप्ट को जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट। उसमें से भी आप देखेंगे ये जो हमारे यहाँ पे 6 देश हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, इन्हें कहा जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या कहा जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको 6 अभी डिटेल से हम जानेंगे सबको। इन 6 देशों में आप यमन को जोड़ दीजिए, 6 देशों में आप यमन को जोड़ दीजिए तो बन जाता है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में 7 देश हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप अरेबियन पेनिनसुला, इसमें 7 देश हैं, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। 7 देश मैं आपको गिनवा देता हूँ। सऊदी अरेबिया नंबर 1, यमन नंबर 2, ओमान नंबर 3, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स नंबर 4, कतर नंबर 5, यहाँ पे बहरीन नंबर 6 और कुवैत नंबर 7। तो अरेबियन पेनिनसुला में 7 देश हैं। उन 7 देशों में से यमन जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यमन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। बाकी 7 देश अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। अब इसमें से आप यमन को हटा दीजिए और इराक को जोड़ दीजिए, यानी कि आप यहाँ से यमन को हटा दीजिए, किस में से, अरेबियन पेनिनसुला में से आप यमन को हटा दीजिए और इराक को जोड़ दीजिए। इराक जो कि अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है, लेकिन गल्फ जो ये हमारी गल्फ है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, पर्शियन गल्फ से सीमा बनाता है। तो इनमें से जो हमने अभी देखा अरेबियन पेनिनसुला में से आप यमन को हटा दीजिए, इराक को जोड़ दीजिए, तो हमारे जो 7 कंट्री बन जाएंगे उन्हें कहा जाता है गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज़, देखिए ये जो 7 देश बने इनको हम गल्फ कंट्री कहते हैं। गल्फ कंट्री में यमन नहीं आता है। कौन से 7 आते हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक। ईरान जो है वो गल्फ कंट्री में नहीं आता है, अरेबियन पेनिनसुला में भी नहीं आता है, ठीक है जी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी नहीं आता है, लेकिन पर्शियन गल्फ से सीमा बनाने वाला सबसे ज़्यादा लंबी सीमा ईरान की ही है। याद रखिएगा, ट्रिकी पॉइंट है। इराक जो है वो किस में आ रहा है, इराक किस में, मैंने आपको बताया इराक आ रहा है, गल्फ कंट्री के अंदर इराक आता है, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला में 7 देश आते हैं, उसमें इराक नहीं आता है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ना इराक आता है ना यमन आता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें आपको आज हम पढ़ने वाले थे, मैं आपको बता रहा था जो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं वो इतनी जगह है। क्या है ये है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ पानी है, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, वैसे आप इसकी बात करें तो ये भी एशिया का ही हिस्सा है। ये क्या है, ये सनाई पेनिनसुला। एक तरफ आपको मिलेगी गल्फ ऑफ सुएज, एक तरफ आपको मिलेगी गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है रेड सी। रेड सी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने अफ्रीका और ये वाला हिस्सा एशिया का कवर किया है, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो ऑन रेड सी। यह है गल्फ ऑफ अकाबा जो कि ऊपर जॉर्डन और इजराइल से जुड़ी हुई है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा इधर घूम जाती है, ये आपको दिख रहा है रेड सी। रेड सी के नीचे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगी आपको गल्फ ऑफ अदन, ये अदन की खाड़ी है। रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच में जो जगह है ये छोटी सी, इसको बोला जाएगा जलडमरू मध्य। कौन सा जलडमरू मध्य है, ये बाब अल मंडेब। ये बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य है, जो कि जिबूती, ये जिबूती अफ्रीका का देश है, जिबूती और यमन के बीच में है। जिबूती अफ्रीका का देश है, यमन एशिया का देश है, इनके बीच में ही है बाब अल मंडेब, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्कोत्रा आइलैंड जो कि यमन का हिस्सा है। याद रखिएगा, स्कोत्रा आइलैंड यमन का हिस्सा है, ये एक आइलैंड नहीं है, ये एक आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। यहाँ पे आपको मिलेगा ओमान, ओमान के नीचे अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला से जब हम ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और यहाँ पे जो आपको ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर दिख रही है, ये है पर्शियन गल्फ, या हिंदी बोलते हैं फारस की खाड़ी। एक समय में ईरान को पर्शिया बोला जाता था, उसी की खाड़ी है ये पर्शियन गल्फ, ठीक है। लेकिन पर्शियन गल्फ में जो हमारे देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ में ईरान नहीं आता है, नाम उसी के नाम पे है। ईरान गल्फ कंट्री में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ईरान नहीं आता है, इराक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, हॉर्मूज की जल संधि। ये आपको दिख रहा है अरेबियन पेनिनसुला, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये पूरा डेजर्ट है, इस पूरे डेजर्ट को एक तरह से अरेबियन डेजर्ट भी बोलते हैं। अरब का मरुस्थल अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट जो है यहाँ पे कुछ डेजर्टों से मिलके बना है, नाम 2-3 के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अल नफूद डेजर्ट है, अल धाना डेजर्ट है, और यहाँ पे है रूबल खली, ये बहुत पूछा जाता है। रूबल खली डेजर्ट ये 3 देशों में आता है, बल्कि 4 देशों में आता है। यहाँ पे आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया, यहाँ पे यमन, यहाँ पे ओमान और यहाँ पर यूएई, इन सभी देशों में फैला हुआ है। रूबल खली पूछा जाता है, रूबल खली जो डेजर्ट है वो कहाँ है। तो ये जो डेजर्ट है सम्मिलित रूप से जो पेनिनसुला में डेजर्ट है, इस डेजर्ट को बोला जाता है अरेबियन डेजर्ट। और जो अरेबियन डेजर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। ये वाला है, नाम आप मुझे बताइए, अफ्रीका में जो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, रूबे खाली आप समझ गए, ये रूबल खाली एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अरेबियन पेनिनसुला जो है उसके आसपास में कौन सी वाटर बॉडीज़ है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर से बता देता हूँ, गल्फ ऑफ अकाबा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा। उसके बाद आपको दिखेगा रेड सी, ये जो हमारी वाटर स्टेट है इसका नाम है बाबल मंडेब। गल्फ ऑफ अदन अरेबियन पेनिनसुला है, नीचे है अरेबियन सी के बाद यहाँ आपको दिखेगा आपको गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जल संधि, और अरेबियन गल्फ नहीं है ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ। तो ये कुल मिला के ये इतनी वाटर बॉडीज़ हैं अरेबियन पेनिनसुला के चारों तरफ, अरेबियन पेनिनसुला के चारों तरफ, क्योंकि ये पेनिनसुला है तो 3 तरफ इसके वाटर बॉडीज़ होंगी। गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, यहाँ पे भी आपको एक जल डमरू मध्य मिलेगा। वाटर स्टेट उसका नाम मुझे बताइए, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे भी एक जल डमरू मध्य है जो मैं आपको रेड सी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, बाबल मंडेब, उससे पहुँचेंगे गल्फ ऑफ अदन में। अदन को कहा जाता है लुटेरों का गलियारा, किसको कहा जाता है? गल्फ ऑफ अदन को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटमार होती है। अरेबियन सी में पहुँचेंगे, गल्फ ऑफ ओमान में पहुँचेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आएगी, उसके बाद पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी आ जाएगी। अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से देश हैं, मैं 7 देश आपको बता चुका हूं। देखिए, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये 7 देशों से मिलकर बनता है अरेबियन पेनिनसुला। सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन, इन 7 देशों से मिलकर बनता है अरेबियन पेनिनसुला। मेन इसको एक तरह से अरेबियन पेनिनसुला को अरेबियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मुख्य रूप से यहाँ पे अरब वाले लोग रहते हैं जो कि अरबी भाषा बोलते हैं। ये जो अरेबियन पेनिनसुला में देश आ रहे हैं ये बहुत ही धनी देश हैं। अगर इसको छोड़ दें, हम किसको छोड़ दें? यमन को छोड़ दें, तो ये जो है अनस्टेबलाइज कंट्री है, स्टेबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ही सिविल वार चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों चलती रहती हैं। बाकी सारे के सारे देश काफ़ी धनी हैं, काफ़ी रिच इकोनॉमी है इनकी। कारण क्या है कि इन सारे देशों को मिला दिया जाए तो दुनिया का 1/3 तेल और नेचुरल गैस रिजर्व जो है इन्हीं देशों के पास में है। कहाँ? गल्फ़ कंट्रीज़ के पास में। यही है गल्फ़ कंट्रीज़, यही हैं गल्फ़ कंट्रीज़। ये हमने देख लिया, ये आपको मैप में दिख रहा है। ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला और ये डेजर्ट, और डेजर्ट में ये रूबल खली डेजर्ट, ये पूरे का पूरा अरब डेजर्ट। कर्क रेखा भी यहाँ से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। ये अरेबियन पेनिनसुला से गुजरती है और अरेबियन पेनिनसुला के 3 देशों से गुजरती है, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। ओमान की जो कैपिटल है मुस्कात, उस कैपिटल से होके जाती है। देखिए ये जो आपको दिख रही है यही है 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। कहाँ से गुजर रही है? तो देखिए अभी मैं केवल अरेबियन पेनिनसुला से, रेड सी से आ गया, ये सऊदी अरेबिया देश से गुजर रही है, सऊदी अरेबिया। उसके बाद ये जो देश आया ये है यूएई, और उसके बाद जो ये देश आया ये वाला ये है ओमान, और ओमान की कैपिटल है मुस्कात जो कि गल्फ ऑफ ओमान के किनारे पे ही है। मुस्कात से ही होकर गुजर जाती है। तो अरेबियन पेनिनसुला के 3 देशों से होकर गुजर जाती है कर्क रेखा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली आपको कन्फ्यूज करेगा यूएई और कतर के बीच में। ठीक है, डाउट होता है यूएई और कतर के बीच में। ध्यान रखिएगा, ईरान से लाइन ऑफ कैंसर ईरान से नहीं गुजरती है, पाकिस्तान से भी नहीं गुजरती है, गुजरात चली जाएगी सीधी इसके बाद। उसके बाद हम बात करते हैं एक काउंसिल की, कोऑपरेशन की। यह है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अलायंसेस है 6 गल्फ कंट्रीज़ का। गल्फ कंट्रीज़ में 7 देश आते हैं, उन 7 देशों में से 6 का अलायंस है। गल्फ कंट्रीज़ में इराक भी आता है, लेकिन इराक जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। इराक, ध्यान रखिएगा, इराक गल्फ कंट्रीज़ में आता है, लेकिन वो 7वां देश है गल्फ कंट्रीज़ का। यहाँ पे 6 जो हैं
7वां देश है, लेकिन वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। जो लोगो दिख रहा है ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का लोगो है। कौन कौन से देश हैं जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं? सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान। तो हम एक तरह से बात करें तो जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है उसमें 7 देश हैं। उन 7 देशों में से यमन को छोड़ दीजिए, बाकी 6 के 6 हमारे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आ जाएंगे। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो स्टेबलाइज हुई थी वो 1981 में स्टेबलाइज हुई थी रियाद में। रियाद जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। इसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या है? टू अचीव यूनिटी अमंग इट्स मेंबर। इसके जो मेंबर हैं उनके जो सदस्य हैं उनके बीच में एक एकता बनी रहे, मजबूती बनी रहे, क्योंकि सभी अरब भाषी लोग हैं और ऑयल और नेचुरल गैस इनका मुख्य इकोनॉमी का स्रोत है। तो इनके बीच में अगर एकता रहेगी तो ये उसके प्राइस अपने हिसाब से बना सकेंगे। टू मेंटेन अरब एंड इस्लामिक कल्चर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि सारे मैंने आपको बताया इस्लामिक स्टेट हैं, सारे के सारे इस्लामिक स्टेट हैं और सारे के सारे ही अरबी लोग हैं। तो इनके कल्चरल और कल्चर मेंटेन रहे और उनके बीच में यूनिटी रहे, इसलिए एक कोऑपरेशन बनाई गई है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। उसका लोगो ये है। 6 देश याद रखिएगा। यमन इसमें नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन से देश आते हैं मैं आपको 6 फिर से मैप पे दिखा देता हूँ। मैप पे देखिए, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, इसी की कैपिटल रियाद है जहाँ पे इसको बनाया गया था। फिर हम ऊपर से चलेंगे इस बार। ये कुवैत है, ये कुवैत है। यहाँ पे दिख रहा है बहरीन, यहाँ पे दिख रहा है कतर, ये दिख रहा है यूएई और ये दिख रहा है आपको ओमान। तो ये 6 देश हैं जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ़ से 6 के 6 सीमा बनाते हैं। इन 6 के अलावा पर्शियन गल्फ़ से 2 देश सीमा और बनाते हैं। ये आपको ऊपर इराक दिखेगा और इधर दिखेगा ईरान। ठीक है, इराक और ईरान। तो 6 और 2 8 देश हैं जो पर्शियन गल्फ़ से सीमा बनाते हैं। ये है पर्शियन गल्फ़, यह है गल्फ़ ऑफ ओमान, यह है पर्शियन गल्फ़, यह है गल्फ़ ऑफ ओमान। और दोनों के बीच में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जल संधि है जहाँ से दुनिया का 1/3 ऑफ द पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट होता है। उस जगह का नाम है गल्फ़ ऑफ हॉर्मूज़। हॉर्मूज़ की जल संधि कौन से 2 देशों के बीच में है? कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम बात कर लेते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में वो देश आएंगे अरब वाले जो कि सीमा बनाते हैं पर्शियन गल्फ़ के साथ, एक्सेप्ट ईरान। ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं आता है। 7 देश आते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। कौन कौन से आते हैं देखिए, मैंने आपको बताया 6 तो वो जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं, प्लस 7वां इराक। इराक भी गल्फ़ कंट्री में आता है, लेकिन पर्शियन गल्फ़ के साथ सीमा बनाने वाला ईरान जो कि सबसे लंबी सीमा बनाता है, ना तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का ही हिस्सा है, ना तो अरेबियन पेनिनसुला का ही हिस्सा है और ना ही गल्फ़ कंट्रीज़ का ही हिस्सा है। कहीं भी ईरान नहीं आ रहा है। ईरान का नाम तभी आएगा जब हम पर्शियन गल्फ़ से सीमा बनाने वाले देशों की बात करेंगे। ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज में कौन से 7 देश है मैंने मैप पे अभी आपको दिखाया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इराक याद रखिएगा, बाकी 6 मैं आपको बार बार मैप पे दिखा रहा हूँ। इराक की इन गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, जो खाड़ी देश भी इसको हिंदी में बोलते हैं, इन खाड़ी देशों में इराक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और बहरीन सबसे छोटा देश है गल्फ़ कंट्री में। देखिए ये दिख रहा है आपको छोटा सा बहरीन, जो कि एक द्वीपीय देश है जिसकी सीमा किसी के साथ भी साझा नहीं होती है। यह है बहरीन, इस सीमा किसी से साझा नहीं करता है, लेकिन बहरीन से लेके सऊदी अरेबिया में एक पुल बनाया गया है। ये पुल आपको रोड यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रोड जो आपको दिख रही है ये पुल है एक्चुअली। इस पुल का नाम, ब्रिज का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, बहरीन सबसे छोटा देश है गल्फ़ कंट्री में। इराक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है गल्फ़ कंट्रीज़ में। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है गल्फ़ कंट्रीज़ में। अरब स्टेट ऑफ द पर्शियन गल्फ़ की बात करें तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ को ही बोलते हैं हम अरब स्टेट ऑफ द पर्शियन गल्फ़। एक ही बात है, ये भी 7 हैं, वो भी 7 हैं, नाम अलग अलग बदल दिया गया। देखिए ये वही 7 देशों के नाम लिखे हैं, अरब स्टेट ऑफ द पर्शियन गल्फ़ या अरब लीग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ अरब स्टेट विच बॉर्डर पर्शियन गल्फ़ एक्सेप्ट ईरान। तो अरब स्टेट ऑफ द पर्शियन गल्फ़ बोलो, अरब लीग बोलो या गल्फ़ कंट्रीज़ बोलो, सब के सब एक ही बात हैं। नाम घुमा फिरा के एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईरान नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईरान नहीं आता है। इराक आता है, इराक आता है, ईरान नहीं आता है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। बॉर्डरिंग कंट्री टू द पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़, यहाँ मैं आपको बार बार पर्शियन गल्फ़ बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्शियन गल्फ़ से सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं? तो देखिए ये सऊदी अरेबिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सीमा बना रहा है। कुवैत सीमा बना रहा है, इराक भी सीमा बनाता है, इराक भी सीमा बनाता है, छोटा सा बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, दजला और यूरेफात। आपने सुनी होंगी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वही नदियाँ यहाँ के गिरती हैं। यहाँ आपको ईरान दिख रहा है, वो सीमा बनाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ओमान। देखिए ओमान, यहाँ पे आपको लगेगा कि ओमान जो है गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन
देखिए ये जो ओमान है इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है, जो ऊपर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर से, ये भी ओमान ही है। तो एक तरह से ओमान भी सीमा बनाता है पर्शियन गल्फ़ के साथ, इसीलिए ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा भी है। और जो हमारी अरेबियन पेनिनसुला वाले देश है उसमें तो ये है ही, और जीसीसी का हिस्सा भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है ओमान, क्योंकि ये यहाँ पे सीमा बना रहा है किसके साथ, पर्शियन गल्फ़ के साथ। ओमान भी सीमा बनाता है। यूएई, कतर और बहरीन तो बनाते ही बनाते हैं। कन्फ्यूजन आपको होगा यहाँ पे, इराक और ओमान दोनों पर्शियन गल्फ़ के साथ सीमा बनाते हैं, स्पेशली याद रखिएगा ओमान भी पर्शियन गल्फ़ के साथ सीमा बनाता है। देश हो जाएंगे कुल मिला के 8, आप गिन सकते हैं। उन 8 देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज टू द गल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है। पर्शियन गल्फ से आगे चलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज के बाद ये आएगी गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलेगा ग्वादर पोर्ट। ये देखिए ग्वादर की स्पेलिंग है गलत लिखी है, ग्वादर की स्पेलिंग ये होती है ग्वादर पोर्ट, जहाँ पे कि चाइना अपना एक पोर्ट डेवलप कर रहा है ग्वादर के नाम से, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे आकर ही एंड हो जाता है, वही है ये ग्वादर पोर्ट, ठीक है जी। तो गल्फ ऑफ ओमान से सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो इधर दिखेगा आपको ओमान, जिसके देश के नाम पर इस गल्फ़ का नाम है ओमान। उसकी राजधानी है मस्कत, और मुस्कैट भी बोलते हैं इसको। मुस्कैट जो है वो इसी खाड़ी के ओमान की खाड़ी के किनारे पे स्थित है। दूसरा देश मिलेगा आपको UAE, संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा मिलेगा आपको ईरान, और चौथा देश भी है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान का बॉर्डर, ध्यान से देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर भी टच हो रहा है गल्फ ऑफ ओमान के साथ। तो ओमान की खाड़ी के साथ 4 देश सीमा बनाते हैं, ओमान, UAE, ईरान और पाकिस्तान। इस ग्वादर पोर्ट के बगल में ही ईरान में भारत भी एक अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, चाबहार पोर्ट, जहाँ से भारत ने एक प्रस्ताव रखा है कि रेलवे लाइन बिछा के, रोड बिछा के सीधा पहुँच जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे चाबहार पोर्ट याद रखिएगा, चाबहार पोर्ट। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है बंदर अब्बास, ये जो ऊपर ये जद दिख रही है यहाँ पे, ये ईरान का पोर्ट है बंदर अब्बास, जहाँ मैंने मार्क किया है। यहाँ पर भी भारत को अनुमति मिल गई है इस पोर्ट को यूज़ करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईरान का बंदर अब्बास, ठीक है। अब्बास बंदरगाह समझ लीजिए इसको। ये ग्वादर की स्पेलिंग गलत है, ग्वादर की स्पेलिंग ये होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है यह है गल्फ ऑफ पर्शिया की खाड़ी, फारस की खाड़ी। यह है गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी, और दोनों के बीच में ये 22 मील का गलियारा है। कितना है? 22 मील, बहुत ही पतला रास्ता है, 22 मील का गलियारा, और उसी गलियारे को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। हॉर्मुज की जल संधि, पूरी दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम है उसका 30% पेट्रोलियम यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा शिप उप जाते हैं यहाँ पे। ऊपर जो देश है उसका नाम है ईरान, नीचे जो देश है ये, इस देश का नाम है ओमान, ना कि यूएई नहीं है, ये ओमान है, ठीक है। और यहाँ से हम स्ट्रेट हॉर्मुज से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान से हुए नीचे आएगा अरेबियन सी, और ऊपर जाएगा हमारा इंडियन ओशियन। ये ओमान और ईरान के बीच में, याद रखिएगा ओमान और ईरान के बीच में है, यूएई और ईरान के बीच में ये जल संधि नहीं है। अब हम एक एक करके अरेबियन पेनिनसुला, जो आज हमारा टॉपिक है, उस अरेबियन पेनिनसुला के देशों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देश हम पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया। ये देखिए ये है सऊदी अरेबिया, ये है सऊदी अरेबिया। कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो देखिए ऊपर इराक के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये इराक है। चलिए बॉर्डर बना लेते हैं, ये इराक के साथ सीमा साझा कर रहा है। इराक के बाद देखिए जॉर्डन के साथ सीमा साझा कर रहा है। जॉर्डन के बाद हम इधर घूम जाएंगे, जॉर्डन के बाद इधर घूम जाएंगे, इधर रेड सी है, रेड सी के बाद ये यमन के साथ सीमा साझा कर रहा है। यमन के बाद ये ओमान के साथ सीमा साझा कर रहा है। ओमान के बाद ये यूएई के साथ सीमा साझा कर रहा है। यूएई के बाद ये कतर के साथ सीमा साझा कर रहा है। बहरीन के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, एक पुल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से इतने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। सीमा साझा करने के बाद देखें तो यहाँ पे आपको 2 पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देंगी। देखिए ये आसिर माउंटेन है और ये हिजाब माउंटेन है, ये दोनों ही लाल सागर के किनारे पे हैं। 2 माउंटेन रेंज हैं, 2 माउंटेन रेंज हैं। 2 यहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट, रूब अल खली का डेजर्ट है, रूब अल खली का डेजर्ट है, और मैंने आपको 2 ऊपर बताए थे। अन नफूद का डेजर्ट भी यहीं पे है, ठीक है। अन नफूद का डेजर्ट भी यहीं पे है। 2 इस्लामिक जो लोग हैं उनके 2 बहुत ही पवित्र स्थान, रिलीजियस जगह है, मक्का और मदीना। ये है मक्का और ये है मदीना, दोनों यहीं पर हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। अरेबियन पेनिनसुला में स्थित सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल है रियाद, ठीक है। यह है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका मतलब ये एक मोनार्की है। होलीएस्ट सिटी जो होते हैं मुस्लिम्स के, मक्का मदीना इसी देश में हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसमें रिच हैं।
बॉर्डर मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से देशों के साथ शेयर करता है। फिर से मैप में देख सकते हैं, इराक, जॉर्डन, यमन, ओमान, यूएई, कतर और कुवैत, इतने के साथ ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। वही यहाँ लिखे हुए हैं, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन के साथ बॉर्डर साझा करता है। बहरीन के साथ ये बॉर्डर साझा नहीं करता है। बहरीन एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। ब्रिज का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डेजर्ट, कौन कौन से डेजर्ट हैं यहाँ पे मैंने आपको बताए थे 3 डेजर्ट शुरू में ही वीडियो के, अन-नफूद, अदधाना और रूब अल खली। रूब अल खली इंपॉर्टेंट है, यमन, ओमान और यूएई में भी फैला हुआ है। यहाँ पे 2 माउंटेन रेंज मैंने आपको दिखाई दी हैं लाल सागर किनारे पे, हिजार माउंटेन और आजिर माउंटेन। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 आइलैंड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तिरान और सनाफिर। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हैं। देखिए ये जो है हमारा सऊदी अरेबिया, इसके पास में ही इधर ये है गल्फ़ ऑफ अकाबा, यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ अकाबा, ये आपको दिख रही है गल्फ़ ऑफ अकाबा, ये है सऊदी अरेबिया। नीचे रेड सी मिलेगा और यह है सिनाई पेनिनसुला जो कि एशिया में पड़ता है, मिस्र का हिस्सा है, इजिप्ट का हिस्सा है। इसका मतलब इजिप्ट इज आल्सो ए बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री। तो देखिए गल्फ़ ऑफ अकाबा और रेड सी के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ टिरान, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ स्टेट ऑफ टिरान। स्टेट ऑफ टिरान का नाम इसी आइलैंड पे है। ये देखिए मैंने आपको टिरान आइलैंड बताया, यहीं पे है टिराइन आइलैंड, दिख रहा है आपको छोटा सा लिखा हुआ, अपनी एटलस में लोकेट कीजिए, लिखा है टिरान और ये लिखा है सनाफिर। ये टिरान है, ये सनाफिर है, 2 आइलैंड हैं जो कि सऊदी अरेबिया के हैं। पहले ये दोनों आइलैंड हुआ करते थे इजिप्ट के, लेकिन इजिप्ट ने ये दोनों आइलैंड दे दिए हैं सऊदी अरेबिया को 1980s के दशक में। इसको लेके इजिप्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ कि दोनों आइलैंड आपने सऊदी अरेबिया को क्यों दे दिए, लेकिन अब ये दोनों आइलैंड सऊदी अरेबिया के हैं। कौन कौन से हैं, टिरान और सनाफिर। और इस टिरान के नाम पर ही यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ टिरान, जो कि गल्फ़ ऑफ अकाबा को रेड सी से जोड़ देती है, स्टेट ऑफ टिरान। वीडियो के शुरू में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, रेड सी वाली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। रेड सी वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात क्या है, देखिए एमिरेट्स क्या होता है, एमिरेट्स अमीर से बना है। अमीर क्या होता है, शेख होता है, जैसे राजा होता है वैसे ही एक शेख होता है, और शेख को बोला जाता है अमीर। तो उस अमीर का जो राज्य होता है उसे बोलते हैं हम एमिरेट्स, या जैसे किंग का होता है उसे किंगडम, शेख का होता है शेखडम, ऐसे अमीर का जो राज्य होता है उसे बोलते हैं एमिरेट्स। तो यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं, 7 राज्य हैं अमीर के। उन 7 राज्यों ने एक फेडरेशन बना लिया इकट्ठा होकर, उसे कहा जाता है यूएई। तो यूएई इज ए फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। आई होप एमिरेट्स आपकी समझ में आ गया होगा। एमिरेट्स का एक अमीर होता है, अमीर मतलब शेख मतलब राजा, ऐसे समझ लीजिए आप, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। कौन कौन से 7 हैं, 7 में से 6 ने फेडरेशन 1971 में बनाई थी, 7वां था जो 1972 में इनमें सम्मिलित हो गया। इन 7 जो ये फेडरेशन है, 7 जो एमिरेट्स हैं, इन एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो आबू धाबी है, जो कि इनमें से एक एमिरेट्स है। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। मज़े की बात यह है कि यूएई में 88% पॉपुलेशन आउटसाइडर है। यहाँ के केवल 12% लोग ही हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी 88% लोग बाहर से आके बसे, जिसमें से 25% भारतीय हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 7 एमिरेट्स हैं, देखिए आबू धाबी, दुबई, शारजहाँ। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको सब पता होगा। आबू धाबी दुबई, शारजहाँ, अजमान, अल कुवैन, फुजरहा, और 7वां जो 1972 में आया रस अल खीमा। ये 7 एमिरेट्स हैं जिनसे मिलकर बना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो ओमान सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर साझा करता है, कतर के साथ नहीं करता है। मैं मैप में आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए फिर से बताता हूँ, इसकी कैपिटल है आबू धाबी जो कि एमिरेट्स है, वो कैपिटल है, लार्जेस्ट शहर भी है और रिचेस्ट एमिरेट्स भी है। कैपिटल भी है, लार्जेस्ट भी है और रिचेस्ट एमिरेट्स भी है। इन सातों के अंदर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बुर्ज खलीफा आपने नाम सुना होगा, कौन से एमिरेट्स में है, यूएई के कौन से एमिरेट्स में बुर्ज खलीफा है। ये देखिए ये है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो सीमा साझा कर रहा है इधर ओमान के साथ। ये कौन सा देश है, ओमान। इधर क्या है, देखिए रूब खाली, जो मैं आपको बता, रूब अल खाली डेजर्ट, वो यूएई तक आता है, यही है रूब अल खाली डेजर्ट। ठीक है जी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको बता चुका हूँ, जो यूएई से होकर निकलती है, 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है। इधर है हमारा ओमान से सीमा साझा कर रहा है, इधर हमारा किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, देखिए कौन सा देश है ये सऊदी अरेबिया है।
ओमान और सऊदी अरेबिया, 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ऊपर एक देश है कतर, कतर के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, आप गलती कर सकते हैं। कतर जिसकी कैपिटल दोहा है, उसके साथ यूएई कोई भी बॉर्डर साझा नहीं करता है, ये 2 ही देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है। 7 एमिरेट से मिलकर बना है, वो 7 एमिरेट्स आप इस पिक्चर में अलग अलग देख सकते हैं। अबू धाबी, दुबई जो मैंने आपको बताए हैं, ये वही 7 एमिरेट्स हैं। इसमें 7 से ज़्यादा कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ एमिरेट्स जो हैं वो इन्हीं का पार्ट है, लेकिन अपने आप को एक अलग तरह से, एक तरह से ओटोमन की तरह, एक मतलब ओटोमस टेरिटरी की तरह देखते हैं, लेकिन ये 7 एमिरेट्स ही हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजहां, उबल कवीन, रासल खुम्बा, अजमान करके 7 एमिरेट्स हैं। यहाँ पे देखिए, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उमल कुवैन, फुजैरह, रासल खीमा, जो कि सबसे बाद में सम्मिलित हुआ था। 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कतर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है जी। कैपिटल हो गई इसकी अबू धाबी। इधर नीचे इधर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ ओमान, इधर मिलेगा आपको पर्शियन गल्फ। मैप में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगला देश हम देखेंगे यहाँ पे यमन, यमन जिसकी कैपिटल है साना। ये देखिए, ये है यमन, ये वाला देश है यमन, अरेबियन पेनिनसुला में ही आता है यमन। इसकी कैपिटल है साना। यहाँ पे देखिए साना, और यहाँ पे एक देश, इसका एक शहर है अदन, अदन, जहाँ पे कि हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक का जन्म भी हुआ था। नाम बताइए क्या है? यहीं पे उनकी पैदाइश है, और ये उसी अदन के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लूट मार होती रहती है, काफ़ी अनस्टेबल कंट्री है ये यमन। ठीक है जी। यहाँ पे है बबल मंडेब, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ देती है। यहाँ पे एक आपको आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है स्कोत्रा आइलैंड। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से लगता है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो देश है, सोमालिया, ये वाला जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसका भाग होना चाहिए था, लेकिन ये जो देश है, ये जो आइलैंड है, ये यमन का हिस्सा है, यानी कि ये एशिया का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका का हिस्सा होते हुए भी पॉलिटिकल रूप से ये एशिया के यमन का हिस्सा है। स्कोट्रा ग्रुप ऑफ आइलैंड या स्कोट्रा सोकोत्रा आर्कीपेलागो अरेबियन सी में पड़ता है। याद रखिएगा, ये आइलैंड, ये पूछा जा सकता है कौन से देश में आता है, कहाँ पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डेजर्ट आ रहा है, रूब अल खली, मैं आपको बता चुका हूँ, रूब अल खली डेजर्ट यहाँ पे भी आता है, जो अरेबियन डेजर्ट का ही हिस्सा है। कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ इसकी साना। इसके 2 आइलैंड, एक साना, जो इसका स्कोत्रा आइलैंड है, सोकोत्रा आइलैंड, वो अरेबियन सी में है। रेड सी में भी इसके 2 आइलैंड है, हनीस और कामरान। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हनीस और कामरान इसके 2 आइलैंड है जो रेड सी में पड़ते हैं। बाबल मंडेब जलसंधि मैं आपको दिखा चुका हूँ। बॉर्डरिंग कंट्रीज से कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इधर सऊदी अरेबिया और इधर ओमान है, 2 ही देशों के साथ ही बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, इसको मौत का देश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत ही अनस्टेबलाइज कंट्री है। यहाँ पे प्रॉक्सी वार चल रहा है 2015 से। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं या अरेबियन पेनिनसुला के जितने भी देश हैं, उसमें सबसे गरीब देश है यमन, इसलिए ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा भी नहीं था, गल्फ कंट्रीज़ का हिस्सा भी नहीं था। और आपने देखा होगा कि ये हमारी जो GCC है उसका हिस्सा भी नहीं है। काफ़ी पुअर है ये, काफ़ी गरीब देश है, अनस्टेबलाइज कंट्रीज़ है। ठीक है, पायरेट्स एले, लुटेरों का गलियारा कहा जाता है गल्फ ऑफ अदन को, जो कि इसके पास में पड़ती है। ऐसा ही इतना इसमें प्रॉक्सी वार क्यों चल रहा है? पहले क्या होता था, यमन जो देश था उसके दो अलग अलग उसमें हिस्से होते थे। एक होता था साउथ यमन, एक होता था नॉर्थ यमन। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला था हमारा साउथ यमन और ये वाला था हमारा नॉर्थ यमन। ये यहाँ से अलग करिए इसको, ये साउथ यमन, ये नॉर्थ यमन, ये 2 अलग अलग राज्य थे। फिर क्या हुआ, इन 2 अलग अलग राज्यों में क्या हुआ कि जो साउथ यमन है उस पर ब्रिटिश, 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 15, 16, 17वीं की, ब्रिटिश का राज्य होता था। जो नॉर्थ यमन था वहाँ पे होता था ओटोमन एम्पायर या उस्मानिया एम्पायर, और दोनों में काफ़ी जंग चलती रहती थी, काफ़ी अनस्टेबलाइज थे। बाद में क्या हुआ कि ये दोनों देश 1990s में दोनों राज्य मिलकर इन्होंने संयुक्त अपनी संधि कर ली और दोनों देश मिलकर बन गए यमन। जो साउथ यमन है वहाँ पे शियाज हैं, जो नॉर्थ यमन है वहाँ पे सुन्नीज हैं, और दोनों आपस में अभी भी लड़ते रहते हैं। साउथ यमन जहाँ पे शिया लोग हैं, तो ईरान में भी शिया लोग हैं, वो इसको सपोर्ट करता है। नॉर्थ यमन जहाँ पे सुन्नीज हैं, उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। 2015 से प्रॉक्सी वार चल रही है। कहाँ पे? यमन के अंदर। एक काफ़ी अनस्टेबलाइज कंट्री है। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे जो मंत्री साहब थे उन्होंने यहाँ से एक हवाई जहाज़ के थ्रू बहुत सारे भारतीय नागरिकों को निकाला भी था। जो विदेश राज्य मंत्री हैं, नाम कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।
तो ये हमने देख लिया यमन, जो कि काफ़ी अनस्टेबलाइज कंट्री है। उसके बाद हम देखेंगे ओमान। ओमान को जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडा है, नहीं, ये बहुत ही स्टेबल कंट्री है। मिडल ईस्ट जहाँ पे इतनी अनस्टेबिलिटी है, जहाँ पे काफ़ी युद्ध होते रहते हैं, जहाँ पे एक गल्फ़ वार या खाड़ी युद्ध भी हुआ है, उसके बावजूद ओमान जो है बहुत ही स्टेबल कंट्री है, बहुत ही शांत देश है। इसलिए इसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट। ठीक है, इसकी कैपिटल है मुस्कैत। मैं आपको दिखा चुका हूँ मुस्कैत। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज हैं। एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है अल हज़ार माउंटेन्स। देखिए ये है हमारा ओमान, ये ओमान है। सीमा की बात करूं तो ये यूएई के साथ सीमा बनाता है, इधर सऊदी अरेबिया के साथ सीमा बनाता है, इधर यमन के साथ सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ये इसकी कैपिटल है मुस्कात। मुस्कात जहाँ से 22.5 डिग्री की लाइन भी निकलती है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसकी वजह से इस तरफ जो है हरियाली रहती है, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है। बाकी का बाकी पूरा डेजर्ट है, रूबल खाली। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जो हमारा माउंटेन रेंज है उसकी वजह से इधर बरसात हो जाती है और हरा भरा क्षेत्र है ये मुस्कैत की तरफ वाला क्षेत्र। और यहीं पे वो माउंटेन रेंज है जो मैं आपको दिखा रहा था। कहाँ है वो माउंटेन रेंज? जिसका नाम है अल हज़र माउंटेन्स। ठीक है, और एक मुसाद्दाम पेनिनसुला भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस वाले ओमान का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है जो मैं आपको बार बार मैप में दिखा रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मुसाद्दाम पेनिनसुला। पेनिनसुला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मुसाद्दाम पेनिनसुला याद रखिएगा। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ओमान का है, मुसाद्दाम पेनिनसुला। ठीक है, ये सल्तनत ऑफ ओमान है, मतलब ये एक मोनार्की है। ठीक है, 3 देशों से सीमा साझा करता है, यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया। मैं आपको दिखा चुका हूँ। बुर्ज खलीफा कौन से देश में है मैं आपको बता ही चुका हूँ। दुग्गम पोर्ट है यहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा दुग्गम, ये दुग्गम पोर्ट है, इम्पोर्टेंट पोर्ट है, इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। और इस बंदरगाह पे भारत को मिलिट्री एक्सरसाइज करने की और इकोनॉमिकल यूज़ करने की परमिशन 2018 में ओमान की सरकार ने दे दी थी। दुग्गम पोर्ट आपसे पूछ सकता है दुग्गम पोर्ट कहाँ पे है? दुग्गम पोर्ट यहाँ पे है। उसके बाद हम अगला देश देखेंगे कतर। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क का आपने सुना होगा, अल जजीरा टीवी चैनल, अल जजीरा रेडियो चैनल। वो कतर की जो राजधानी है दोहा, उसी में है अल जजीरा, ये उसका लोगो है, याद रखिएगा। अल जजीरा दोहा में है। दोहा क्या है? कतर की कैपिटल है। यहाँ पर भी 88% लोग आउटसाइडर हैं, जैसे कि यूएई में थे। ये भी ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिचेस्ट है। ठीक है, बॉर्डर केवल ये सऊदी अरेबिया के साथ साझा करता है। देखिए ये कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है, और ये केवल बॉर्डर बनाता है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया के साथ ही बॉर्डर बनाता है, याद रखिएगा। इधर और किसी देश के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाता है। ये है कतर। कतर इसकी कैपिटल है दोहा। अल जजीरा यहीं पे है, अल जजीरा मीडिया नेटवर्क। और इतना छोटा सा देश है, उसके बावजूद इतना धनी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की, अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, या वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस जो होती है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ये छोटा सा देश है। 4th हाईएस्ट जीडीपी है इसकी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया में। इतना धनी देश है ये, और इतना धनी देश है, इतना छोटा है, धनी है, तभी ये फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है फीफा 2022, वो ये आयोजित कराने जा रहा है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इतना बड़ा टूर्नामेंट फीफा 2022 इस देश में होने वाला है। ठीक है जी, अल जजीरा के बारे में मैं आपको बता दिया। बॉर्डर साझा करता है सऊदी अरेबिया के साथ। कहाँ पे है? चारों तरफ है इसके पास गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी। ये है हमारा कतर। अगला और हमारा छोटा सा देश है जिसका नाम है बहरीन। कौन से देशों की बात कर रहे हैं हम? अरेबियन पेनिनसुला वाले देशों की बात कर रहे हैं। एशिया का मैप पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा। ये किसी भी देश के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है, ये एक आइलैंड कंट्री है। देखिए ये है हमारा बहरीन, ये बहरीन आपको दिख रहा है, यहीं पे इसकी कैपिटल दिख रही है मनामा। ये बहरीन, और ये रोड दिख रही है, एक ब्रिज है। ठीक है, किसी के साथ भी ये सीमा साझा नहीं करता है। उस ब्रिज का नाम आपसे पूछा जा सकता है, मैं वीडियो में आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। किंग फाद कॉसवे, 25 किलोमीटर लंबा एक पुल है, किंग फाद कॉसवे। ये एक ब्रिज है बहरीन और सऊदी अरेबिया के बीच में। बहरीन इज एन आइलैंडिकल कंट्री, एक द्वीपीय देश है। इतना छोटा है, कितना छोटा है? एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है बहरीन। एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है बहरीन। जब आपको तीसरा पता है तो दूसरा भी पता होना चाहिए, पहला भी पता होना चाहिए। सबसे छोटा देश एशिया का है मालदीव्स,
चाहे आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, मालदीव इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है। तीसरा हमारा है बहराइन। मैप में हमने देख लिया। अगला देश हमें कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ये सऊदी अरेबिया और इराक के साथ बॉर्डर साझा करता है। देखिए यह है कुवैत, ये आपको कुवैत दिख रहा है, इसकी कैपिटल कुवैत सिटी आपको यहीं दिख रही है। बॉर्डर देखिए, इधर है सऊदी अरेबिया और इधर है इराक, दो ही देशों के साथ ये सीमा बना रहा है सऊदी अरेबिया। ऊपर आपको दिख रहा है इराक, इधर आपको दिख रही है पर्शियन गल्फ। कैपिटल है कुवैत सिटी, याद रखना बहुत आसान है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो है कुवैती दिनार, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूड करेंसी है। जो इसकी करेंसी है कुवैती दिनार, वो दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड करेंसी है कुवैती दिनार। याद रखिएगा, एक कुवैती दिनार कितने रुपए के बराबर होता है, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा वैल्यूड करेंसी है कुवैती दिनार। चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गल्फ वार। आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट मूवी में जो युद्ध दिखाया गया है वही पर्शियन गल्फ वार है, या खाड़ी युद्ध भी उसको कहते हैं, पर्शियन गल्फ वार या खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। एयरलिफ्ट मूवी उसी के ऊपर बनाई गई है, नहीं देखी तो देख सकते हैं, आई होप आपने देखी होगी। अक्षय कुमार की मूवी है। 1991 में पर्शियन गल्फ वार हुई थी, इसको गल्फ वार भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट था, इंटरनेशनल झगड़ा था। कैसे ट्रिगर हुआ, इराक ने युद्ध चढ़ाई कर दी, धावा बोल दिया कुवैत के ऊपर 2 अगस्त 1990 को। देखिए यहाँ पे इराक है, यहाँ पे कुवैत है, इराक ने कुवैत के ऊपर हमला बोल दिया 2 अगस्त 1990 को, और शुरू हो गया हमारा गल्फ वार। इराक ने धावा बोला था। इराक का नेता उस टाइम पे कौन था, सद्दाम हुसैन, आपने नाम सुना होगा। उसने बोला था कि जाइए इराक पे चढ़ाई कीजिए, हमला बोलिए, इन्वेजन कीजिए और उसको कुवैत को ऑक्यूपाई कर लीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूएस आर्मी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे काफ़ी युद्ध चला। यूएन ने भी मना किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आने वाले दशकों तक ये खाड़ी देश अनस्टेबलाइज होकर यहाँ पे युद्ध चलता रहा। यूएस आर्मी के ऑपरेशन यहाँ पे चलते रहे। सद्दाम हुसैन ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा इन्वेजन करने का ऑर्डर क्यों दिया था, उसके कारण थे, तत्कालिक कारण क्या थे, कुवैत लार्ज ऑयल रिजर्व, कुवैत के पास ऑयल का बहुत बड़ा रिजर्व है। सद्दाम हुसैन या इराक चाहता था कि ये ऑयल के रिजर्व हमें मिल जाएं। दूसरा, कैंसलिंग ए लार्ज डेब्ट इराक ऑन कुवैत, कुवैत ने इराक को बहुत सारा कर्जा दे रखा था, तो वो अगर हम कुवैत को जीत लेंगे, इराक कुवैत को जीत लेगा, हम नहीं इराक कुवैत को जीत लेगा तत्कालिक कारण में, तो वो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। एक्सपांडिंग इराकी पावर इन द रीजन, इस क्षेत्र में इराकी पावर को बढ़ाना भी एक कारण था। किसका, पर्शियन गल्फ वार का तत्कालिक कारण था। तो पर्शियन गल्फ वार भी मैं यहाँ पे आपको कवर करके बता चुका हूँ। इस तरह से हमने कवर कर लिया है एशिया का मैप, एशिया मानचित्र का पार्ट 2। वेस्टर्न एशिया में भी हमने एक हिस्सा कवर किया है आज, अरेबियन पेनिनसुला वाला। दूसरे वाला वीडियो जो हम बनाएंगे वेस्टर्न एशिया में, उसमें हम बचे हुए देश जो हैं काकेशस वाले और ऊपर वाले देश जो बच गए हैं अरेबियन पेनिनसुला के, वो कवर कर लेंगे, तुर्की वगैरह, ईरान वगैरह। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही मेरे लिए आपका सबसे अच्छा रिवार्ड होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।